हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आरआरबी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस कुछ पेपर हुए हैं, जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो उनमें जो भी साइंस पूछा गया है, खासकर एएलपी और ग्रुप डी और टेक्नीशियन में, तो उनसे रिलेटेड जो भी साइंस पूछा गया है, तो उसकी प्रीवियस सीरीज हमने चला रखी है। आज ये हमारी 8वीं वीडियो, जिसमें हम ऊर्जा चैप्टर को देखेंगे। किसको देखेंगे? ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा को आज हम करने वाले हैं। हमने इससे पहले शक्ति कर लिया, कार्य कर लिया है, और बाकी बहुत टॉपिक हमने खत्म कर लिए। आज हमारी साइंस पर, जिसमें हम फिजिक्स चला रहे हैं, उसमें हमारा 8वां वीडियो है। ठीक, बाकी की वीडियो आप पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल दे रखा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। चौथा है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। जल्दी से बताएंगे। ठीक देख, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, ठीक, और न ही निर्माण किया जा सकता। इसका तो हो क्या सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है। इसे, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? भाई, आपने कोई बल्ब लिया, ठीक है, बल्ब लिया, इसमें आपने विद्युत डाली। क्या? विद्युत दी। बल्ब विद्युत से जलेगा। अब जला तो इसमें ये किसी क्या देगा? प्रकाश। क्या देगा? प्रकाश देगा। तो विद्युत एक ऊर्जा का स्रोत, विद्युत को एक माध्यम से दूसरे माध्यम किस में बदल दिया? प्रकाश में बदल दिया। तो इस तरीके से ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है, लेकिन इसको ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, अभी क्वेश्चन मैंने समझाया था, तो बोल रखा है सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए नेक्स्ट सवाल। हमने कहा, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसमें 3 केस बनते हैं, मैं बता देता हूँ। मान लो कोई वस्तु है, ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट बना दिए। ये मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये लास्ट में बना दिया डी पॉइंट। ये 4 पॉइंट ले लिया हमने। ठीक, ये हमने 4 पॉइंट ले लिया। ठीक, तो ये बोल रहा है कि वायु को नगण्य मान लो, वायु का कोई प्रभाव नहीं है, वो 0 मान लिया हमने। ठीक, मुक्त रूप से गिर रही है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अनंत होगा। स्थितिज ऊर्जा का योग का दुगुना होगा, शून्य होगा या स्थिर होगा। देख, किसी भी पॉइंट पर, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, किसी भी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का पूछ रहा है ना, गतिज ऊर्जा, इनका योग क्या होगा? बराबर होगा। बराबर किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर, जो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग होगा, वो इस पॉइंट पर होगा, वो इस पॉइंट पर, वही इस पॉइंट पर होगा। ठीक, तो इसलिए चारों पॉइंटों पर क्या होगा? स्थिर होगा। स्थिर मतलब एक समान होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक, लेकिन ऊपर से जो नीचे की तरफ आएगी वस्तु, जैसे धरातल के नजदीक आएगी, तो स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो इनका जब भी योग जो करोगे, ये बराबर निकलेगा। पूछ ले, किस केस में स्थितिज और गतिज ये दोनों बराबर होंगे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस पॉइंट पे बराबर होंगे? तो ये जो ऊंचाई होगी, इसके मध्य बिंदु पर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। पूछे कि गतिज ऊर्जा कब बढ़नी शुरू होगी, तो मध्य बिंदु के बाद गतिज ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। पूछ ले गतिज ऊर्जा कब अधिक होगी, तो अंतिम बिंदु धरातल से टकराने पर, धरातल से टकराने से पहले क्या होगी? गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, जब आप एक बार रबड़ खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। मान लो ये रबड़ है, इसको आपने खींचा, एक्सटेंड करा, यहाँ तक लिया है। ठीक, तो आपने खींचा, ठीक, खींचा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी ये बताना है आपको। स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से स्थिति आपने यहाँ पहुँचा दी, तो स्थिति, स्थिति या आकार, आकार में भी जो भी बदलाव हो गया, परिवर्तन होगा, तो उस केस में क्या सी ऊर्जा होगी?
स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज। ठीक, तो कौन सा सही होगा? स्थितिज। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। किसके कारण होती है? वस्तु की जितनी ज्यादा गति होगी तो उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक गतिज ऊर्जा का योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। चलिए देर पर के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? द्रव के होती है, प्लाज्मा या ठोस या गैस? जल्दी से बताना किस कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। देखो ये ठोस है, मान लो कोई आपने ठोस वस्तु ली तो जहां पर रखोगे वहीं पे रखी रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। आपने द्रव लिया, आपने 1 लीटर द्रव लिया, 1 लीटर द्रव, तो ये फैल जाएगा, हो सकता है इधर उधर फैल जाए। ठीक है, इसका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं। अब गैस, गैस की बात करें, आप जरा सी भी गैस खोलोगे या फिर परफ्यूम लेते हो आप, जरा से भी लगाओगे तो पूरे कमरे में महक जाता है। ठीक, तो पूरे कमरे में फैल गई तो इसका मतलब इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इसका थोड़ा कम होगी और इसका ना के बराबर होती है। ठीक, इसलिए जहां रखते हो वहीं पे ठोस रखी जाती है, इधर उधर नहीं बहती। द्रव बह जाता है, लेकिन गैस जरा सी खुलेगी तो पूरे कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की कोशिश करेगी। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होती है? गैस की। न्यूनतम पूछे तो ठोस की, न्यूनतम किसकी? ठोस की। अधिकतम गैस की। चलिए नेक्स्ट देखा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। किसमें कणों की ऊर्जा अधिक होती है? द्रव या ठोस? ठोस, द्रव या गैस? अभी कराया था किस में होती है? गैस। और सबसे कम किस में होती है? ठोस में। कम किस में होती है? ठोस में। अधिकतम पूछा है तो किस में होगी? गैस में। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में ऊर्जा कितनी है? मतलब ऊर्जा जो खपत है, खपत कितनी करी एक घर ने? वो करिए 900 गुणा 10⁻6 जूल, इतनी खपत करिए। तो आपको इसे यूनिट में बताना है, इकाई में बताना है। अब आपको पता होनी चाहिए यूनिट। एक यूनिट बराबर कितनी ऊर्जा होती है? एक यूनिट बराबर होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, इतनी। तो इसमें भाग दे दो, कन्वर्ट कर दो, तो यूनिट निकल आएंगे कितनी खपत, यूनिट कितनी है, सॉरी यूनिट निकल आएंगे। तो कितना? 900 गुणा 10⁻6 जूल खर्च कर रहा था, लेकिन एक यूनिट में होता कितना? 3.6 गुणा 10⁻6। ये खत्म। ठीक, अब कितना बचा? 900 बटे 3.6, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या जाएगा, सॉरी 10 जाएगा। ठीक, पॉइंट हट गया, ऊपर क्या चला गया? 10। ये 3.6 है, 9 नहीं है, 3.6। 9 से काटो कितना जाएगा? 4। तो ऊपर कितना है? 2 डबल जीरो, वहाँ 1 जीरो, तो कितना ऊपर 1000 बचा और नीचे कितना? 4। तो कितना आ जाएगा? 250 यूनिट आ जाएगा। 250 यूनिट आपकी इकाई खर्च हुई है। 250 यूनिट आपकी ऊर्जा खर्च हुई। तो याद रखना, एक यूनिट इकाई में या एक इकाई में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया था। और एक यूनिट को बोलते क्या है? एक यूनिट को दूसरी भाषा में बोल देते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जूल क्या है? जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई। एक और होता है ऊर्जा की इकाई, कैलोरी, ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा की ऊर्जा की इकाई एक और है कैलोरी। चलिए नेक्स्ट सवाल रखा है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? देखो, जो पवन चक्की है, आप पवन चक्की चला रहे हो तो पवन चक्की, पवन मतलब हवा। अब हवा का कैसे प्रयोग करती है पवन चक्की? तो इसकी गति तो प्रयोग करती है भाई। हवा इन ब्लेडों पर पड़ेगी तो ये घूमेगी, ये क्या होगी? घूमेगी। और घूमेगी तो इससे जो रॉड जुड़ी हुई होगी या टरबाइन जुड़ा हुआ होगा वो क्या देगा? विद्युत देगा या कार्य देगा। ठीक, तो ये हवा की किसको करता है? गति को। इसका मतलब ऊष्मा ऊर्जा करता है पवन की, या गतिज ऊर्जा को, या तापीय ऊर्जा, या जलीय ऊर्जा। तो किसको प्रयोग करता है? गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है किसमें? मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपने इसे दबा के कर दिया, आपने दबा दिया और यहाँ पर कुछ वस्तु रख दी, संपीड़ित कर दी। संपीड़ित मतलब दबाना। ठीक, ये पूरी फ्री स्प्रिंग थी, ये आपने दबा दी। अब जब इसे आप छोड़ोगे, फ्री करोगे, तो ये होके इधर पहुंच जाएगी, बॉल को ये उछाल देगा। नॉर्मल आप करते हो, खेलते भी इन चीज़ों से, तो ये उछाल देगा। तो ये क्या था यहाँ पे? संचित कर रहे थे कि संपीड़ित कर रहे थे? तो यहाँ पे क्या थी? स्थितिज ऊर्जा। क्या थी? स्थितिज ऊर्जा। इसने बॉल को फेंका तो किस में आ गया? गति में। तो यहाँ पर क्या आ गई? गतिज ऊर्जा। तो ये बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो ये कर देगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा। ठीक,
प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का योग क्या है? यांत्रिक है, यांत्रिक ऊर्जा। इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और इसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ये आता है, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। मतलब स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? पहले तो आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान लो। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब देखो स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है और ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो ध्यान देना। तो उसने पूछा है एक वस्तु की बात कर रहा है। मान लो ये है कोई 20 मीटर का स्थान, यहाँ पे आपने 50 किलोग्राम की वस्तु रख दी, ठीक। दूसरा आपका 100 मीटर का कोई स्थान प्लेस है, आपने इस पर 50 किलोग्राम की वस्तु रख दी। तो किसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो आप ध्यान रखो, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, द्रव्यमान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि बराबर है ना, इक्वल है, जो इधर प्रभाव पड़ेगा वो इधर प्रभाव पड़ेगा। जी का मान नियत रहता है। जी का मान कितना होता है? पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो इससे कोई वो नहीं है, तो हर जगह यही रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर अलग होता है। पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऊंचाई, एक ही वस्तु की बात कर रहा है, मतलब जो 50 किलोग्राम की वस्तु वही 50 किलोग्राम की वस्तु, इसे हम 20 मीटर पर का, यहाँ 100 पर, तो कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो इसमें ऊंचाई, इसमें क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो किसके साथ बढ़ी? ऊंचाई के साथ। अलग अलग वस्तु होती, समान ऊंचाई होती, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके साथ बढ़ती द्रव्यमान पर भी, ठीक। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी। अगर ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? अभी बताया था। तो कौन सी ऊर्जा बदलती है? पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी तो ये भी घटेगी, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो किसके वस्तु की ऊंचाई के साथ कौन सी बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। नेक्स्ट रखा है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। मैंने बोला था अभी, एक रबड़ हमने खींची थी, तो उसमें मैंने बताया था कि स्थिति या आकार लेने की वजह से कौन सी ऊर्जा आती है? तो आती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? गति के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित, अब बांध है, डैम है, डैम आप ऊंचाई पे बनाओगे, या जैसे भी आप डैम बना रहे हो, तो डैम में आपने स्टोर कर रखा है, ठीक, स्थिति स्टोर कर रखा है, तो स्टोर स्थिति बांध में पानी स्थित कर रखा है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी आपको बताना है। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे खड़ा हथौड़ा, क्या है? खड़ा हथौड़ा इसका एग्जाम्पल है, ठीक। दूसरा, छत से लटका पंखा, लटका पंखा, ये भी है। बांध था, बांध में स्टोर पानी, ठीक। इन धनुष था, जो तीर कमान बोल देते हो, धनुष, खिंचा हुआ धनुष, ठीक है। गुलेल, खिंची हुई गुलेल, ठीक, खिंची गुलेल, ठीक। उसे खींच लेते हो तो उसमें ऊर्जा आ जाती है, ठीक। और कौन सा है? तो जो भी ऊंचाई पर होगा तो उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा की, ठीक। अब बात आती है, एक में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो जो ऊंचाई पर चल रहा है, गति कर रहा है, जो ऊंचाई पर, जैसे पक्षी है, कौन सा पक्षी? उड़ता, उड़ता पक्षी ऊंचाई पर है और उड़ भी रहा है, ठीक। तो इसमें दोनों ऊर्जा होंगी, गति के कारण गतिज ऊर्जा और ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, ठीक। और गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल क्या है? गतिज ऊर्जा के, जो गति में वस्तु है वही गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु गति में है वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए दे रखा है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से होती है, कौन सी गति, कौन सी ऊर्जा में होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो किसमें होती है? गतिज ऊर्जा। ऊंचाई होती है तो स्थितिज ऊर्जा आएगी, और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का योग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ
नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखिए, एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त है, आपको ये बताना है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण से, घर्षण से, स्थितिज से या गतिज से। तो वही उच्च गति से चल रही है तो किससे लैस होगी, गतिज ऊर्जा से। ठीक, स्थितिज ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और जैसे ही आपकी गति बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल रखा है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण। तो धनात्मक जो होती है, ये याद रखना, धनात्मक जो होती है हमेशा वो कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। धनात्मक जो होती है वो कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट देखा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। जो ऊर्जा है उसकी व्यावसायिक इकाई जो आप व्यापार में प्रयोग करते हो तो वो कौन सी है, तो वो है किलोवाट घंटा। कौन सी है, किलोवाट घंटा। किलोवाट क्या है, इसे विद्युत के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। जैसे मीटर लगते हैं, बिजली मीटर लगते हैं, तो उसके बोल देते हैं कितने कितने किलोवाट का है जी, मेरा 2 किलोवाट का है। या फिर कनेक्शन होना कितने किलोवाट का होना है जी, खेतों के होते हैं ज़्यादातर 10 किलोवाट के, 10 किलोवाट के होते हैं, तो ये उसमें चलती है। ठीक, जूल किसकी इकाई है, ये कार्य है या बोल सकते हैं ऊर्जा, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी ऐसा इकाई क्या है, जूल। चलिए नेक्स्ट रखा, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद को 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। मतलब एक है 8 केजी की और एक है 3 केजी की, ये दोनों को नीचे गिरा दिया कितने, 20 मीटर की ऊंचाई से। कितने की ऊंचाई से, 20 मीटर। अब ये बोल रहा है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएंगी तो कौन सी राशि इनमें समान होगी, गतिज ऊर्जा समान होगी, त्वरण समान होगा, या स्थितिज ऊर्जा होगा, या संवेग ऊर्जा होगा। तो आपको चेक करना है। तो आपको इन चारों के फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं क्या दोनों के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। एम क्या है, द्रव्यमान, वेग। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। अब वस्तु का द्रव्यमान तो है हम पे, तो 8 है 3 है, तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अब वेग से डिपेंड कर लेते हैं अब वेग निकाल लेते हैं। अच्छा, वस्तु का वेग निकालना है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो वी स्केयर इजिकल टू यू स्केयर प्लस 2GH। अच्छा, ऊपर नीचे के लिए हम जी, ये जो बदल जाता है वो जी में बदल जाता है, ये दोनों त्वरण ही प्रकार से। और एस किस में, एस क्या विस्थापन बदल जाता है ऊंचाई में। ठीक, ये ध्यान। तो यहाँ पर नीचे के लिए वस्तु आ रही है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, जी हमारा 10 होता है तो रख दो। तो वी स्केयर, वी लगाना है हमें, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2G का मान 10 मान लिया, और ऊंचाई कितनी रहेगी हमारी 10 है। ठीक, 10 पे लगाने हैं तो कितना आ जाएगा, 100, 10 10 100 और ये गुणा 2 200। ठीक, और वी स्केयर, वी को लगा लोगे पूरा प्रॉपर तो वी आ जाएगा 10√2, 10√2 वी आ जाएगा हमारा 10√2। तो ये वेग है, तो ये वेग दोनों के लिए समान है। क्यों है समान, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि द्रव्यमान तो कहीं पे भी इस फॉर्मूले में नहीं दिया जो प्रभाव पड़ेगा। जी तो दोनों के लिए समान होती है, ऊंचाई दोनों के लिए 10 बोल रखा है। अगर ऊंचाई नहीं कम नहीं ज़्यादा बोलता कि ये कितने पर रखिए कितने पर रखिए तो बात अलग आती। ठीक, तो द्रव्यमान तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका दोनों वस्तुओं का वेग कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेग तो यहाँ समान रहेगा, बस बदलेगा क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान की वजह से गतिज ऊर्जा क्या होगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें तो समान नहीं होगी, इसमें क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। त्वरण की बात कर लें, ठीक, किसकी बात कर लें, त्वरण। तो त्वरण किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। त्वरण किस पर निर्भर करता है, वेग पर, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे जब वेग ही समान है तो त्वरण क्या होगा, समान होगा। बात है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी देख लें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा का mgh। तो ये भी किस पर डिपेंड करता है भाई, जी भी समान है 10 ही लगेगा ना, और ऊंचाई भी 10 दे रखी है उसने, तो अलग क्या है, सिर्फ द्रव्यमान है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। वो पूछ रहा कौन सी राशि समान होगी, तो ये भी समान नहीं होगी, ये भी अलग अलग होगी। बात कर ले संवेग की, तो संवेग को पी से डिनोट करते हैं, तो इस पी इक्वल टू होता है एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो वेग तो समान है दोनों के लिए, लेकिन अलग है क्या, सिर्फ द्रव्यमान। एक का भी 8 किलोग्राम है, एक का 3 किलोग्राम है, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो ये भी समान नहीं होगा, ये भी अलग अलग होगा। तो सिर्फ समान क्या होगा, तो त्वरण समान होगा, क्योंकि वेग समान है तो त्वरण भी क्या होगा, समान। चलिए, क्योंकि त्वरण जो होता है
त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है। ठीक, तो वेग समान है तो त्वरण समान होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है ये बताना है। तो संपीड़ित ऊर्जा, संपीड़ित स्प्रिंग की मैंने बता दी, तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? मतलब इनमें से किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? पहला दे रखा है घर्षण, समय, द्रव्यमान या गति। अब गतिज ऊर्जा जो होती है वो देख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? तो एक नियत वैल्यू है, द्रव्यमान पर और वेग पर। वेग पर ज़्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान तो अगर एक बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक बढ़ेगी। अगर वेग या द्रव्यमान 2 बढ़ रहा है तो ये भी 2 बढ़ेगी। अगर वेग 2 बढ़ जाए, वेग क्या हो जाए? 2 बढ़ जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी? 2 के स्क्वायर से बढ़ेगी, तो कितना आ जाएगी? 4 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे वेग 1 था, द्रव्यमान 1 था, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी? 1 होगी। यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी 2 होती। लेकिन यहाँ पे वेग हमने दुगना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा किसके हिसाब से बढ़ेगी? वर्ग के अनुसार, मतलब 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? वी स्केयर है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा बढ़ रही है? तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी गति पर। गति या वेग एक ही बात है। गति जितना अधिक कर दोगे तो उसके वर्ग के अनुसार गति ऊर्जा बढ़ेगी। द्रव्यमान जितना बढ़ाओगे तो गति ऊर्जा भी उतना ही बढ़ेगी, लेकिन वर्ग के अनुसार गति पर बढ़ता है। तो दोनों ऑप्शन एक साथ हो, ठीक, दोनों ऑप्शन दे रहे हो तो गति सही होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ हो, दोनों एक साथ वाला सही होगा। ठीक, चलिए देखा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? अब देखो, वजन और उसके स्थान पर, द्रव्यमान और उसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। तो काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताया था क्या होता है? 1/2 mv इसके। तो द्रव्यमान और वेग दे रखा है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है कौन? गतिज ऊर्जा। अगर दोनों अलग अलग होते तो कौन सा लगाते थे? वेग। अगर द्रव्यमान होता वेग नहीं होता तो फिर द्रव्यमान लगता, द्रव्यमान नहीं होता और वेग होता तो फिर वेग लगता। ठीक है, और दोनों साथ हैं, दोनों साथ वाला आंसर सही। चलिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जल विद्युत गृह में, ठीक, मतलब जल से हम विद्युत बना रहे हैं। जल से क्या बना रहे हैं? विद्युत। जल से विद्युत कैसे बनती है? जल का बहाव होता है, डैम में हम स्टोर कर लेते हैं, बांध बना लेते हैं, बांध से हम ढलान पे पानी घेरते हैं, तो यहाँ गति आती है। पानी में क्या आती है? गति। ये टरबाइन, ठीक, ये टरबाइन जो भी होगा उसके ब्लेडों पर जा लगता है, उसे घुमाता है, और टरबाइन से क्या मोटर जुड़ी होती है जो क्या बनाती है? विद्युत। तो किसका प्रयोग कर रही है? जल की गतिज ऊर्जा। किसका प्रयोग कर रही है? गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित उल्लेखनीय विधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? यह ध्यान दो, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में किस में कन्वर्ट? एक पटाखे का विस्फोट, दूसरा टॉर्च को ऑन करना, तीसरा टॉर्च को ऑफ करना, चौथा एक पेंडुलम की जुड़ा। ध्यान, पटाखा, ये पटाखा मान लो बम है, इसमें क्या केमिकल या फिर रसायन है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विस्फोट होगा, क्या होगा? विस्फोट। और विस्फोट से निकला क्या भाई? प्रकाश देखोगे तो ये नगण्य प्रभाव है, लेकिन देखोगे क्या? ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि, आवाज निकलती है। आप आवाज के लिए तो जलाते हो पटाखों, तो क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। तो रासायनिक ऊर्जा से क्या मिलती है? पटाखों को विस्फोट करने पर ध्वनि मिलती है। टॉर्च को ऑन करना, टॉर्च में सेल होते हैं और सेल में रसायन क्रिया होती है, तो इसमें भी रसायन से और टॉर्च से मिलता क्या है? जो ऑन करते हो तो प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? प्रकाश। तो ये रसायन ऊर्जा प्रकाश में बदलता है। टॉर्च ऑफ करना, इसका कोई मतलब नहीं। एक पेंडुलम का झूलना, मान लो ये कोई पेंडुलम बंधा हुआ है, इससे आप इधर लेके खींच के इसमें आपने स्थिति ऊर्जा स्टोर कर ली। अब जैसे यहाँ से छोड़ोगे तो ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? पेंडुलम का झूलना गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पूछा स्थितिज ऊर्जा कौन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? किस एग्जाम्पल में? तो इस एग्जाम्पल में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया। चले देखा, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपको ये बताना। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो उसने बोला है कि संवेग को 3 गुना कर दो, सॉरी, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध का इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब संवेग का स्क्वायर बटे 2m, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का दुगुना। ये दोनों के बीच संबंध होता है गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
कि दोनों के बीच संबंध बताइए। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये याद रखना। अब वो पूछ रहा है कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो वो बोल रहा है कि संवेग पहले 1 था, अब संवेग को तुमने कर दिया 3, तो रखो जरा वैल्यू। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है 2m, तो ये आ जाएगा 1/2m, ये कॉमन है 2m कॉमन। दूसरे केस में मैं रखता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2m बराबर 9/2m। 2m तो कॉमन है, कट जाएगा। तो यहाँ तो मिल रही थी वैल्यू 1 और यहाँ पे मिल रही है 9, तो कितना गुना होगी, कितना गुना होगी, 9 गुना। कितना गुना हो जाएगी, तो दे रखा है मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी या मूल मान का 6 गुना। तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कितना गुना हो जाएगी, गुना होगी कितना, 1 से 9 हो रही है, तो गुना कितनी होगी, 9 गुना होगी, क्योंकि 9 गुना कर रहे हो। कितना गुना बढ़ जाएगी, गुना बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना। 1 से 9 हो रही है तो कितना बढ़ेगी, 8। यहाँ अगर पूछेगा थोड़ा सा सही लेवल में क्वेश्चन, तो यहाँ आप फंसोगे। तो कितना गुना बढ़ेगी, तो 8 बढ़ेगी। गुना कितना होगी, 9 गुना होगी। कितना गुना होगी, 9, ये ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप निकाल पाओगे, इससे जब निकालते हैं जब वेग को दोगुना कर दिया जाए तब ये लगता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है, मैंने बता दिया। तो गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशियां, स्थिति, तो स्थिति ऊर्जा होती है। गति के कारण गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए देखा है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। गतिज ऊर्जा और किसका योग होता है ये बताना है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो गतिज यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है, ठीक। चलिए देखा है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाए, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है, तब उसकी एक गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान बताइए। तो ये कह रहा है वेग को कर दो डबल, पहले वेग 1 था, अब एक डबल कर दो। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की n गुना हो जाती है, ठीक। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की क्या हो जाती है, n गुना। तो आपको n का मान लगाना। तो गतिज ऊर्जा होता क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो ये जो चीज़ तो नहीं है, तो बस इसी से देख लो। अगर हम v की वैल्यू 1 रखते हैं, v की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं पहले, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 आएगा। अब दूसरे केस में वो बोल रहा है दुगुना कर दो, वेग को दुगुना कर दो, तो 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो कितना गुना होगी, 4 गुना। कितना गुना होगी, तो आंसर होगा 4। बढ़ेगी कितनी, बढ़ेगी पूछेगा तो कितना होगा आंसर 3, क्योंकि 1 से 4 हुई है तो बढ़ेगी कितनी, 3। तो पूछ रहा कितना गुना होगी, n गुना हो जाती है ना, तो n का मान कितना, 4 है। n का मान कितना, 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा, किसी तने हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो डायरेक्ट आंसर है क्या होगी, स्थिति हो जाती है तने हुए। चलिए, निम्न में से किसे न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो अभी बताया था मैंने, पहला ही सवाल था। तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। शक्ति का क्या होता है, वाट। गति का क्या होता है, जो गति चाल बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग और गति एक ही बात है, मीटर पर सेकंड, इसका ही मात्रक सेम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा होगी काइनेटिक, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो आपको रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m, ये होता है। ये बोल रहा है कि एक वस्तु गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 हो जाती है। पहले मान लो 1 थी, अब कितनी होगी, 256 काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m, ठीक। तो ये तो कॉमन है, तो यहाँ p² = 1 था और यहाँ p² = क्या आ गया, 256 आ गया, ठीक है। 256, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 256 का अंडर रूट, और ये 256 का अंडर रूट किसका होता है, 16 का। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। तो नया संवेग क्या होगा, नया संवेग होगा 16। तो बोल रहा उसके प्रारंभिक मान का 8 गुना। तो प्रारंभिक तो 1 आ रहा है, प्रारंभिक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। नया कितना आ रहा है, 16। उसके प्रारंभिक मान का 16 गुना, तो उसके प्रारंभिक मान का कितना गुना है, 16 गुना। चलिए, तो आज ये हमारे 30 क्वेश्चनों की स्लाइड थी, जिसमें हमने ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं ऊर्जा पे, उसमें जितने भी बढ़िया न्यूमेरिकल बनेंगे मैं
इतना अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल को समझा के चल रहा हूँ कि आपको ग्रुप डी में जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते, एएलपी टेक्नीशियन अभी हुआ था, उसमें बहुत फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बने थे, पूरे फार्मूले का विवरण करके चल रहा हूँ। तो सब चीज़ करके चल रहा हूँ, तो अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो फार्मूले जो भी मैं बता रहा हूँ उन्हें रिवीजन कर लेना, उससे आप न्यूमेरिकल बनाओ, उसी से आप थ्योरेटिकल सवाल जो न्यूमेरिकल टाइम पूछेगा वो भी उसी से बनेंगे। तो थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि पढ़ाया कैसे रही है या क्या कमी रह रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो। ठीक, मुझे तो बस पढ़ाना है, आपको समझ आता जाए।